नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं ई रुपये की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया की नेशनल करेंसी रुपया है और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया रुपये को जारी करता है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 नवंबर 2022 को अपनी डिजिटल करेंसी ई रुपये को लॉन्च कर दिया है। आरबीआई ने इसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि CBDC नाम दिया है। CBDC ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। आरबीआई ने अभी इसे केवल होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए ही लॉन्च किया है। अगर ये यहाँ पर सफल हो गया तो इसे रिटेल ट्रांजैक्शन के लिए यानी कि जनरल पब्लिक के लिए भी लॉन्च कर दिया जाएगा। होलसेल ट्रांजैक्शन में अभी केवल 9 बैंक्स को ही शामिल किया गया है। इन 9 बैंक्स में SBI, BOB, HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा, येस बैंक, IDFC, HSBC एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को शामिल किया गया है। ये सभी बैंक अभी ट्रांजैक्शन के लिए इस डिजिटल करेंसी का यूज़ करेंगे। ई रुपये को इंडिया के PM नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त 2021 में प्रपोज किया था और 1 नवंबर 2022 को आरबीआई ने भारत की डिजिटल करेंसी ई रुपये को लॉन्च कर दिया। ई रुपये बेसिकली UPI के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है। यहाँ पर आपको बता दें कि UPI की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। UPI एंड ई रुपये दोनों को ही NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है। हमारी कंट्री में जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं सभी को कंट्रोल NPCI ही करती है। आइए अब समझते हैं कि ई रुपये कैसे काम करे। सपोज गवर्नमेंट गरीब बच्चों को एक अच्छी क्वालिटी का यूनिफॉर्म देना चाहती है या बुक्स देना चाहती है, तो अच्छी क्वालिटी का बुक्स या यूनिफॉर्म देने के लिए उसको संबंधित डिपार्टमेंट को कुछ फंड देना रहेगा। सपोज इंडियन गवर्नमेंट ने 2 करोड़ रुपए का फंड वो संबंधित डिपार्टमेंट को भेज दिया। अब वो 2 करोड़ रुपए बीच में ही आपस में बड़े अधिकारियों के बीच डिवाइड हो गए। कुछ बच्चों को तो यूनिफॉर्म और बुक्स मिली और कुछ बच्चों को नहीं मिल पाई या मिली भी तो बहुत ही ख़राब क्वालिटी की। या फिर गवर्नमेंट ने पब्लिक को राशन, गेहूँ, चावल वगैरह भेजा तो बीच में ही आधे से ज़्यादा गेहूँ चावल गायब ही हो गया। या फिर गवर्नमेंट कोई भी चीज़ देना चाहती है तो उसके पास 2 ही रास्ते होते हैं, या तो वो फंड को ट्रांसफ़र करे या फिर वो सामान संबंधित डिपार्टमेंट को भेजे। और होता क्या था, बीच में ही आधे से ज़्यादा फंड या फिर सामान गायब हो जाता था और पब्लिक को वो फ़ायदा नहीं मिल पाता था। पता नहीं कितने ही स्कैम्स की फाइलें भरी पड़ी हैं। ई रुपये वाउचर या डिजिटल करेंसी आने से स्कैम पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ई रुपये वाउचर गवर्नमेंट जिस पर्पज़ के लिए देगी उसी पर्पज़ में उसे यूज़ भी करना पड़ेगा और जिसे दिया जाएगा वही यूज़ भी। चलिए एक एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ गवर्नमेंट ये चाहती है कि इस विंटर्स में जो लोग गरीबी रेखा से नीचे आ रहे हैं उनके अकाउंट में 1000 रुपये भेज दिए जाएं ब्लैंकेट खरीदने के लिए। अब इन लोगों ने क्या किया कि कंबल तो खरीदा नहीं और उन पैसों से सट्टा खेल लिया या उन्हें दूसरे कामों में बर्बाद कर दिया, तो गवर्नमेंट का पूरा पैसा ऐसे ही बर्बाद हो गया। अब ई रुपये आने से गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट इन लोगों के फ़ोन पर एक QR कोड भेजेगी और जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, कीपैड वाले फ़ोन हैं, उनके फ़ोन पर एक SMS या OTP भेजेगी और सेम QR कोड या SMS ब्लैंकेट की शॉप पर भी भेज देगी। अब अगर कोई ये समझेगा कि उसके पास 1000 रुपीज़ का QR कोड है और वो सोचता है कि चलो 500 रुपये के कपड़े खरीद लेते हैं और 500 रुपये का ब्लैंकेट ले लेंगे, तो जैसे ही कपड़े की शॉप पर जाकर उस QR कोड या OTP को मैच कराएगा वो इनवैलिड या नॉट मैच्ड बताने लगेगा। यानी कि गवर्नमेंट ने अगर पैसे ब्लैंकेट खरीदने के लिए भेजे हैं तो उनसे ब्लैंकेट ही खरीदना पड़ेगा, उन्हें दूसरे कामों में यूज़ नहीं किया जा सकेगा और इन QR कोड्स को एक बार ही यूज़ भी किया जा सकता है। तो ऐसा भी नहीं है कि QR कोड मैच कर गया तो कोई बार बार जाकर शॉपिंग कर ले।
एक और बात ये कि ये QR कोड या OTP 1 साल बाद एक्सपायर भी हो जाएंगे और पैसा वापस गवर्नमेंट के फंड में आ जाएगा। तो अब गवर्नमेंट के पैसों का मिसयूज़ नहीं हो पाएगा। जिस काम के लिए पैसा दिया जाएगा उसी काम के लिए यूज़ भी करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको बता दें कि NPCI 3 सेम QR कोड या OTP बनाएगी। एक वो उस पर्सन के पास भेजेगी जिसे गवर्नमेंट ब्लैंकेट खरीदने के लिए ई-रुपी वाउचर देना चाहती है। दूसरा वो गवर्नमेंट से अफिलिएटेड ब्लैंकेट शॉप पर भेज देगी और तीसरा QR कोड अपने पास रखेगी। अगर फ्यूचर में कोई इश्यू आए तो उसे रिजॉल्व किया जा सके। इन QR कोड्स को बनाने की जिम्मेदारी बैंक्स को दी गई है। बैंक्स इन QR कोड्स को बनाने के लिए NPCI को रिक्वेस्ट भेजेगा। NPCI 1 सेकंड के अंदर इन कोड्स को बना देगी। अभी केवल कुछ बैंक्स को ही इससे जोड़ा गया है, धीरे धीरे सारी बैंक्स को इससे जोड़ दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने अभी कुछ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को इससे जोड़ा है, पर धीरे धीरे गवर्नमेंट सारे डिपार्टमेंट्स और मंत्रालयों को इससे जोड़। आइए अब बात करते हैं ई-रुपी और क्रिप्टो करेंसी में डिफरेंस की। इंडिया में अभी भी कई लोग ई-रुपी और क्रिप्टो करेंसी को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि क्रिप्टो करेंसी पूरी तरीके से प्राइवेट है, यानी क्रिप्टो करेंसी पर किसी भी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है और ना ही क्रिप्टो करेंसी को कोई मॉनिटर करता है। इसलिए क्रिप्टो करेंसी को लीगल नहीं माना जा सकता और इसका यूज़ कई इलीगल कामों में भी हो सकता है। लेकिन ई-रुपी RBI द्वारा रेगुलेटेड है, इसलिए पूरी तरीके से लीगल है। क्रिप्टो करेंसी के रेट्स भी कम ज़्यादा होते रहते हैं, लेकिन ई-रुपी के साथ ऐसा नहीं करते हैं। ई-रुपी के एडवांटेजेस की, तो ई-रुपी आने के बाद स्कैम्स में नो डाउट कमी आ जाएगी। RBI की मॉनिटरिंग होने से टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग में भी कमी आ जाएगी। बिजनेस के लिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी। कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक के द्वारा ई-रुपी वाउचर दे सकता है। ई-रुपी के लिए किसी ऐप, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि स्मार्टफोन्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इंटरनेट की रिक्वायरमेंट उस शॉप या कंपनी में होगी जहाँ पर आप ई-वाउचर को स्कैन कराने जाएंगे। इसमें किसी भी टाइप की रजिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे कि पेटीएम, जीपे वगैरह में KYC कराना पड़ता है, तो यहाँ किसी KYC की भी ज़रूरत नहीं है। ये सब अभी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पर धीरे धीरे हम सब इसके भी यूज़ टू हो ही जाएंगे। जैसे कोविड से पहले हम लोग पेटीएम, जीपे वगैरह का बहुत कम यूज़ करते थे, पर आजकल हम लोग इन पर डिपेंडेंट हो गए हैं। तो और ये वीडियो बनाते बनाते मुझे भी लगने लगा कि हम इंडिया में नहीं बल्कि डिजिटल इंडिया में रह रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को ई-रुपी क्या है, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, इसे कैसे यूज़ करेंगे समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही किसी एजुकेशनल वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि। थैंक यू।